हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है एससीओ समिट 2025। शंघाई सहयोग संगठन, उसकी समिट हुई है चाइना में। उसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। आयोजन कहाँ हुआ, थीम क्या थी, क्या फैसले हुए, भारत को क्या नफ़ा हुआ, और जो टिकड़ी बनी है भारत, चीन और रशिया की, वो क्या है, वो क्या गोल खिलाएगी आगे, ये सब कुछ बात करेंगे काफ़ी डिटेल में। कई सारे प्रश्न लेंगे इसको लेकर, ओके। और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कार्बन ट्रेडिंग के लिए एक अथॉरिटी का गठन किया है सरकार ने। ब्रेन खाने वाला जो अमीबा है उसका नया मामला केरल में सामने आया है, तो कहाँ पर, वो कौन सा अमीबा है, ये सवाल हो सकते हैं। ठीक है, डीआरडीओ ने अपना इंडिजिनस यानी स्वदेशी डिफेंस सिस्टम को लॉन्च किया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अग्नि 5 के बारे में चर्चा करेंगे, और भी कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और एक और बात बता दूं कि अभी जो आज़ादी ऑफ़र चल रहा था शार्प लर्निंग ऐप पर, वो बस आज ही के लिए है। कल से प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। करंट फोर्स का मेंबरशिप, एक ISPSS मेंबरशिप है, दूसरा बेसिक मेंबरशिप है। 1 साल तक तैयारी कराई जाती है करंट फोर्स की। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन चीन के किस शहर में हुआ है, ये सवाल पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या हुआ? तियानजिन। ठीक है, क्या है? तियानजिन, वहीं पर यह आयोजन किया गया। कब से कब तक? 30 अगस्त से 1 सितंबर तक ये आयोजन हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ा कुछ पॉइंट्स के ज़रिए भी देख लेते हैं, आप याद कर लीजिएगा। कहाँ पर हुआ? तियानजिन में हुआ है। कब से कब तक? तो ये हुआ है 31 अगस्त और 1 सितंबर को। कौन सी भी समिट थी ये? 25वीं समिट थी एससीओ की। इस बार की थीम क्या है? शंघाई भावना को कायम रखना, अंग्रेजी में कहेंगे अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव। ठीक है, तो ये इस बार की ये थीम रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2025 को चाइना ने, चूँकि समिट हुआ एससीओ का वहाँ पर, तो उसने एससीओ ईयर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट घोषित कर दिया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ना, वो चीन की यात्रा पर गए एससीओ समिट में 7 वर्षों के अंतराल के बाद। 7 वर्षों बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ना वहाँ पर पहुँचे थे, और ये रहा फोटोग्राफ इनका। अब एक बार एससीओ के बारे में जान लेते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें, फिर और डिटेल बात करेंगे क्या क्या फैसले हुए हैं, क्या क्या चर्चाएं हुई है, और अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसको लेकर क्या खलबली सी मची हुई है। ठीक है, तो एक बार मैप के ज़रिए भी देखते हैं एससीओ के बारे में। ये अपना प्यारा भारत है, और यहाँ जो ब्लिंक कर रहे हैं ना तमाम जो देश हैं, वो एससीओ के मेंबर्स हैं। 10 मेंबर्स हैं, एक और ये यहाँ पर बेलारूस भी है। ठीक है, तो ये एक क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और चीन और रूस के द्वारा शुरू किया गया था। यूरेशियन, ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इंटरनेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस को लेकर ये ऑर्गेनाइजेशन है। और ये पहले शंघाई 5 के नाम से था, उसका विस्तार हुआ, और फिर तमाम देश इसमें जुड़ते चले गए, और एक बड़ा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर अब देखने को मिल रहा है। इसके 10 मेंबर कंट्री हैं। कौन कौन है? तो ये तमाम जो दिख रहे हैं कलरफुल, वो सब हैं। और इनमें कौन कौन से देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने हिस्सा लिया, और वो कौन कौन हैं? तो चीन में ही आयोजन किया गया, चाइना में, और इसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग वो होस्ट के तौर पर थे, यानी मेज़बान के तौर पर थे। रूस ने पार्टिसिपेट किया इसमें, व्लादिमीर पुतिन वहाँ पहुँचे थे, राष्ट्रपति जो है वो रशिया के। इसके अलावा कजाकिस्तान, वहाँ के राष्ट्रपति, उनका नाम है जोमार्ट टेकेयेव, वो भी पहुँचे थे। फिर ये किर्गिस्तान है, जो कि अगला अध्यक्ष बन गया है अब एससीओ का। ठीक है, अभी तक क्या था? चाइना अध्यक्ष था, अब प्रेसिडेंसी मिल गई है किर्गिस्तान को। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं सादिर जपारोव, वो पहुँचे थे। फिर एक सदस्य कौन है? ये है ताजिकिस्तान, यहाँ के राष्ट्रपति इमामोली रहमान पहुँचे थे। फिर इधर ये उज्बेकिस्तान है, ये वाला, इसके राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव वो पहुँचे थे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे थे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वो भी मेंबर है पाकिस्तान, तो शहबाज शरीफ। ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है मसूद पेजेशकियन, तो वो पहुँचे थे। और बेलारूस जो है ना वो यहाँ पर है, ये वाला जो इलाका क्षेत्र देख रहे हैं ये। तो इसके राष्ट्रपति थे अलेक्जेंडर लुकाशेंको।
ठीक है। तो ये सब वहाँ पहुँचे, और भी कई सारे पर्यवेक्षक देश थे जैसे अफ़गानिस्तान, मंगोलिया। इसके अलावा कई सारे डायलॉग पार्टनर भी जो हैं वो भी शामिल हुए इसमें, जैसे नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, तुर्की, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और भी कई सारे, करीब 17 डायलॉग पार्टनर है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुँचे थे, जैसे यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस वो पहुँचे थे, आसियान के जो चीफ हैं वो पहुँचे थे, ये CIS एक है वो उसकी तरफ से एक पहुंचा था। CIS एक कुछ देशों का एक संगठन है, और भी कई सारे जो संगठन है वो सब भी वहाँ पहुँचे थे, ठीक है। SCO के अभी वर्तमान जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो कौन है? नूरलान येरमेकबाएव, वो कजाकिस्तान के हैं। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये तो बेसिक बातें थी जो आपने जाना। अब बात करते हैं जो महत्वपूर्ण डिसीजंस हुए हैं उन सब पर। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन समिट 2025 के तियानजिन घोषणा पत्र, देखिए घोषणा पत्र जहाँ से जारी होता है ना वो नाम हो जाता है, तो तियानजिन घोषणा पत्र SCO का ये माना जाएगा। तो उसमें भारत के किस आतंकवादी घटना उस घटना की कड़ी निंदा की गई है? कौन सी ऐसी घटना है? आंसर क्या होगा? पहलगाम हमला। ये जो आतंकी हमला हुआ था उसको लेकर बहुत कंडेम किया गया इसको, ठीक है। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, ओके। तो स्ट्रांगली कंडेम किया गया पहलगाम हमले को। कब हुआ था ये हमला? आतंकवादियों के द्वारा, तो पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी थे। ये घटना हुई थी 22 अप्रैल 2025 को, ठीक है। तो ये जो समिट हुई है अभी 31 अगस्त और 1 सितंबर को, उसी में ये डिक्लेरेशन जो है ना वो जारी किया गया, और डिक्लेरेशन में कई सारे महत्वपूर्ण तथ्य भी बताए गए हैं उसमें हैं। तो कुछ जो इम्पॉर्टेंट हैं वो बता दूँ। एक तो ये है कि 22 अप्रैल के पहलगाम हमले की निंदा की गई। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान में जो जाफर एक्सप्रेस पर जो ट्रेन पर हमला हुआ था और भी खुजदार पर हमला हुआ था, तो उनकी भी उन आतंकवादी कृत्यों की भी कड़ी निंदा की गई है। भारत के पहलगाम हमले के साथ साथ इसकी भी निंदा की गई, ठीक है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह जोड़ी गई कि आतंकवादियों की जो सीमा पर आवाजाही है उसको समाप्त किया जाए, और ये बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि भारत जो है ना इसको लेकर बार बार यह आवाज़ उठा रहा था। और ये जो पहलगाम हमला वाला मामला है ना, ये महत्वपूर्ण है भारत के लिए, क्योंकि इससे पहले कुछ अभी 1 आध महीने पहले ही जब रक्षा मंत्रियों की SCO की मीटिंग हो रही थी, उसमें जो डिक्लेरेशन था, घोषणा पत्र थी, उसमें इसको शामिल नहीं किया गया था पहलगाम हमले को। उस समय भारत ने कहा भी था, उसका फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया था। फिर मामला फिर आगे बढ़ा और अब हम लोग देख रहे हैं कि भारत की बात को वहाँ पर रखा गया है उस घोषणा पत्र में, ठीक है। और क्या है? आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई है इसमें। और एक और बात है कि जो भाड़े के आतंकवादी होते हैं, अलगाववादी होते हैं, इन सब को इस्तेमाल न किया जाए, इसको लेकर सहमति बनी है। व्यापार में जो वैश्विक अनिश्चितता है और अस्थिरता है, तो उसके बीच में वैश्विक दक्षिण को, यानी जो विकासशील देश हैं वो सब मिलकर एकजुट हों, फोकस हों, तो उसके लिए ये भी तय किया गया कि हाँ हम लोग सब लोग मिलेंगे एक साथ, ठीक है। और क्या मुद्दे हैं? और यह है कि सदस्य देश यानी SCO के वो एक तरफा दबाव उपायों, जिनमें कि आर्थिक प्रकृति के जो शामिल है, उसका विरोध कर रहे हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के सिद्धांतों का उल्लंघन है। और इसमें नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन पूरा जो इशारा था ना वो अमेरिका पर ही था। अमेरिका ने जो टैरिफ वॉर छेड़ा हुआ है दुनिया के तमाम देशों पर, जैसे भारत पर ही देख लीजिए, 25% है टैरिफ लगाया, उसके बाद 25% और जो है जुर्माने के तौर पर टैरिफ लगाया, एक तरह से 50%। इस तरह से तमाम देशों पर भी ये इस तरह की चीज़ें हुई हैं, तो उसको लेकर भी यहाँ कंडेम किया गया इस बात को, लेकिन हालांकि अमेरिका का नाम नहीं लिया गया है, ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखिए कि भारत भी समूह के अन्य देशों के साथ मिलकर एक चीज़ का कंडेम किया, यानी एक चीज़ को जो है वो निंदा की, कड़ी निंदा की। किस में? तो ईरान में जो इज़राइल और अमेरिका के द्वारा जो सैन्य हमला किया गया था,
उसका, ठीक है। और वो जो तेहरान के जो परमाणु प्रतिष्ठान है उसको निशाना बनाया था, इसकी भी कड़ी निंदा की गई है। अच्छा, इस घोषणा पत्र में अफगानिस्तान की राजनीतिक स्थिति का भी जिक्र किया गया है, जिसको समूह के यानी एससीओ का पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक और बात इसमें जो है ना, ये जो समिट हुई है उसमें जो है वो कुछ एक और चीज़ है कि बेल्ट एंड रोड जो प्रोजेक्ट है ना चाइना का, उसको लेकर भी सभी ने सहमति जताई भारत को छोड़कर। भारत बेल्ट एंड रोड, चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका समर्थन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि भारत का जो जम्मू कश्मीर हिस्सा है या आप कहिए लद्दाख का हिस्सा है, वहाँ से जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, इलाके हैं, वहाँ से वो चीन ने अपना बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है वो किया हुआ है। तो इस वजह से भारत हमेशा विरोध करता रहा है। ओके, तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट से ये सब जाना आपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब इसमें देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। तो अपने संबोधन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर संदेश दिया कि कुछ देशों के द्वारा आतंकवाद की जो ड्यूल पॉलिसी है ना वो चल रही है, वो अस्वीकार है। साफ तौर पर टिप्पणी जो थी ये पाकिस्तान के प्रति थी, अपरोक्ष रूप से पाकिस्तान को उन्होंने टारगेट किया था, ठीक है। और वहाँ पर जब बोल रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहाँ मौजूद थे, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और कुछ पॉइंट्स इसमें बताऊँ मैं, उसमें शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने विश्व व्यवस्था में धमकाने वाले व्यवहार की आलोचना की, जो न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और आर्थिक जो अराजकता हो गई है तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, धमकाने वाली स्थिति आ रही है, जो एक तरह से इशारा था ट्रंप पर, ठीक है। नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन जो टैरिफ वॉर चल रहा है उस पर इस बात को कहा। और एक और शब्द कहा है शीत युद्ध। जिनपिंग ने कहा कि शीत युद्ध की जो मानसिकता है ना और धौंस धमकी, उसकी परछाई खत्म नहीं हो रही है और चुनौतियां बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। ये सारी बातें, इंपॉर्टेंट बातें ये कही गई हैं वहाँ पर, ठीक है। एक और पॉइंट्स मैं बता दूं आपको कि इस शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जो है ना वो एक ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव यानी GGI, क्या है, ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव, उसकी बात रखी है। उसमें यह है कि हम संप्रभुता, समानता का पालन करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना चाहिए, बहुध्रुवीय व्यवहार होना चाहिए, यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए। मतलब एक ही बॉस अमेरिका बना रहे, ये ठीक नहीं है, ऐसा कहना है। और लोगों को केंद्रित रखकर कोई भी नीति वगैरह होनी चाहिए, ठोस कार्य पर बल दिया जाना चाहिए। ये सब मुद्दे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और क्वेश्चन लेते हैं और फिर डिटेल बात करते हैं। और क्वेश्चन यहाँ पर है कि चीन के राष्ट्रपति ने SCO समिट 2025 में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से किस बैंक को स्थापित करने का आह्वान किया है। ये ऐलान तो काफ़ी पहले हुआ था, पिछली समिट में हुआ था SCO के, लेकिन अब मुखरता से राष्ट्रपति ने वहाँ के चाइना के उनने कह दिया है इसके बारे में। क्या है इसका आंसर? SCO डेवलपमेंट बैंक, ये होगा इसका आंसर। और ये न्यूज़ देख रहे हैं कि मुखरता से कहा कि ये डेवलपमेंट बैंक होना चाहिए, SCO डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो जल्द ही इसको शुरू किया जाएगा और सदस्य देशों से कहा कि वो लोग भी इसमें आगे आएँ। और ये भी इम्पॉर्टेंट बात कही कि $1.4 बिलियन, कितना, $1.4 बिलियन अगले 3 वर्षों में जो है ना वो ऋण सहायता दी जाएगी। ओके, तो ये बातें हुई हैं। और एक और बात कि जो संयुक्त घोषणा पत्र जो जारी हुआ है उसमें ये SCO डेवलपमेंट बैंक की भी स्थापना की बात है इसमें, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो SCO देशों में जो साझा जो विकास परियोजनाएं हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का हो, एनर्जी का हो, डिजिटल कनेक्टिविटी का हो, उसको फंडिंग करना है। मकसद ट्रेड और इनिशिएटिव को बढ़ावा देना है। जो छोटे देश हैं, सदस्य देश हैं मध्य एशियाई कुछ, तो उनको डेवलपमेंट लोन देना। ओके, और चीन ये चाहता है कि इस बैंक को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ तालमेल बैठाया जाए, जिसको लेकर भारत जो है ना वो हमेशा बेल्ट एंड BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर हमेशा आपत्ति जताता रहा है।
तो वो चीन का एक इशारा यहाँ भी है एक तरह से, ठीक है। और ये जो प्रस्ताव है ना, ये जो बैंक बनाने का, डेवलपमेंट बैंक, वो चीन के नेतृत्व में एक बहुध्रुवीय वर्ल्ड ऑर्डर की दिशा में एक एससीओ का ये फाइनेंशियल जो है ना वो हथियार बनाकर एक तरह से आगे बनाने की रणनीति के तौर पे इसको देखा जा रहा है, ठीक है। भारत और रूस जो है ना इसको लेकर बहुत सावधानी पूर्वक रुख रख रहे हैं, जबकि चीन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहता है इस बैंक को बनाने में, ठीक। और ये विवादित भी है। आखिर क्यों विवादित है ये बैंक? चीन ये चाहता है कि ये जो बैंक हो ना, एससीओ डेवलपमेंट बैंक, वो युआन के पर आधारित हो, जो चाइना की जो मुद्रा है उस पर आधारित हो, जिससे कि उसका जो फाइनेंशियल प्रभाव है ना वो दुनिया में बढ़ सके, ओके। और भारत और रूस को एक तरह से डर है कि इससे चीन में जो एससीओ, चीन का जो एससीओ पर जो वर्चस्व है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, और वर्चस्व ही नहीं, उन सब देशों पर भी प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ओके। तो ये सब चीज़ें हैं। और अगर हम देखें कि कुछ जो डेवलपमेंट बैंक हैं ऑलरेडी वो कौन कौन से हैं, तो जैसे देखिए एनडीबी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय बीजिंग में है, ये ब्रिक्स का बैंक है, ओके। वर्ल्ड बैंक है जो उसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, जो कि यूनाइटेड नेशंस का ये बैंक है, ओके। ये सब डेवलपमेंट बैंक है। एडीबी है पहले से, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मुख्यालय मनीला में है, ये फिलीपींस में, हालांकि अमेरिका का इस पर ज़्यादा वो रहता है, कंट्रोल रहता है एक तरह से। एक है AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, मुख्यालय बीजिंग में है, और चीन की पहल से ही करीब 2016 में इसको बनाया गया था। एक और है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, और भी कई सारे डेवलपमेंट बैंक है, बहुत सारे, लेकिन मुख्य तौर पर इधर हम कहें एशिया में तो ये जो है ना 1 2 3 4, ये 4 जो है ना प्रमुख रूप से भूमिका निभाते हैं अभी इस वक्त। तो ऐसे में क्या है, अब ये है कि ये एससीओ डेवलपमेंट बैंक ये बनाने जाने की बात जो है ना वो हो रही है, ओके। तो इसको फंडिंग भी करेगा चाइना, ओके। तो ये है महत्वपूर्ण बात। तो एससीओ बैंक अगर बनता है तो चीन का जो BRI है यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उससे ये जुड़ सकता है। भारत के लिए संवेदनशील मुद्दा है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा रहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच चीन में किस शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय वार्ता हुई? सबको पता है, एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उस दौरान ये द्विपक्षीय यानी बाइलेटरल, ठीक है, ये वार्ता हुई है। आपको पता है, मैंने पहले ही बताया कि एससीओ की समिट हुई है चीन के तियानजिन शहर में, ठीक है। कब? 31 अगस्त को और 1 सितंबर को, 2 दिन की ये समिट थी। और इसी दौरान फिर रूस से द्विपक्षीय वार्ता हुई, और ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, एक तरफ भारतीय पक्ष है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और एक तरफ रशियन पक्ष है, और यहाँ पर ये पुतिन का फेस भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि इस वर्ष के अंत में या दिसंबर में जो 23वां भारत रूस एनुअल जो समिट होने वाला है, उसके लिए भारत जो है ना वो पुतिन का स्वागत करने को उत्सुक है, यानी वो आ रहे हैं, और इसको कंफर्म भी कर दिया हुआ है पुतिन ने। एक और ख़ास बात है कि करीब 1 घंटे तक, कुछ जगह 40 मिनट की बात कही गई है, कुछ जगह 1 घंटे की बात कही है, 1 घंटे तक गोपनीय बातचीत रही है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी पोस्ट की जिसमें वो दोनों एक कार में बैठे हुए हैं। उन्होंने लिखा कि पुतिन के साथ बातचीत हमेशा ज्ञानवर्धक होती है। और रूसी जो सरकारी मीडिया है उसका ये कहना है कि जो समिट हुई है ना, ये वाली जो समिट हुई है, उससे पहले दोनों नेता कार में लगभग 1 घंटे तक आमने सामने बातचीत करते रहे। और पुतिन ने मोदी को अपनी लग्जरी जो लिमोजिन है और उस करके है नाम AURUS, तो उसमें बैठाया और साथ बैठे रहे। 1-to-1 बातचीत हुई है। और होटल पहुंचने के बाद भी, जहां पर मतलब ये द्विपक्षीय वार्ता थी ना, उससे वहां पहुंचने के बाद भी काफ़ी देर तक कार से नहीं उतरे, और ये बातचीत होती रही है। और राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि ये जो बातचीत हुई है वो बहुत ही अहम गोपनीय बातचीत रही है,
जो सार्वजनिक रूप से बात नहीं की जा सकती थी, ऐसी बातें वहाँ की गई है, लेकिन ये खुला नहीं है बात कि आखिर क्या क्या चर्चाएं यहाँ पर हुई हैं। इस द्विपक्षीय वार्ता के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, यानी कार में मीटिंग के बाद जो फाइनल मीटिंग हुई है, उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक खास बात ये भी कही कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कि जो युद्ध है ना रूस और यूक्रेन के बीच में, उसको रोकने के लिए तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है, युद्ध विराम जल्दी से हो, ये ज़रूरत है इस वक्त। ठीक है, तो ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण रही है। क्यों? अभी देखिए कि अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया भारतीय सामानों पर, और भारत में इसका असर दिखने लगा है। भारत के जो उद्योग हैं वो चरमराने लगे हैं बहुत सारे। ठीक है, रोजगार पर संकट खड़ा हो रहा है, लाखों रोजगारों पर। तो ऐसे में ये जो बातचीत है ये काफ़ी महत्वपूर्ण देखी जा रही है। हालांकि मीटिंग के बाद विदेश मंत्रालय के द्वारा जो जारी है ना, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया द्विपक्षीय जो है वो बातचीत, उसमें और क्या क्या बात हुई है। ठीक है, तेल व्यापार, अमेरिकी टैरिफ, इन सब पर कोई जिक्र नहीं किया गया विदेश मंत्रालय के बयान के दौर में, लेकिन अंदर हो सकता है बातचीत हुई होगी इसको लेकर। ठीक है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, अभी भारत की ज़रूरत भी है। भारत पर क्यों टैरिफ लगाया गया है अमेरिका के द्वारा? क्योंकि भारत रशिया से जो ऑयल लेता है उसकी वजह से। ओके, तो और रूस से ही तेल ले रहा है, तो इसलिए सीधा सीधा वो मामला है। अब इसके बाद क्या हुआ है ना, ये जो द्विपक्षीय वार्ता हुई है, इसके बाद फिर भारत और चीन के बीच भी द्विपक्षीय वार्ता हुई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग यहाँ पर हैं। ठीक है, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी, तीन दोनों के बीच में शिखर सम्मेलन के दौरान ही, एससीओ समिट के दौरान ही द्विपक्षीय बातचीत हुई। पूरे लीडरशिप यहाँ पर थी मौजूद, तमाम अधिकारी थे, और दोनों नेताओं ने सीधी उड़ान, यानी इंडिया और चाइना के बीच में, इसके अलावा वीज़ा सुविधा, संबंध बेहतर करने, साथ में कैलाश मानसरोवर यात्रा और पर्यटक वीज़ा की बहाली, इन सब पर काफ़ी चर्चा हुई। इस पर जोर दिया जो चीन ने अभी ओपन किया है इन सब चीज़ों को भारत के लिए। ओके, और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यहाँ महत्वपूर्ण बात कही कि सीमा का जो मुद्दा है ना, वो दोनों देशों के संबंधों को परिभाषित नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब सीमा का जो मुद्दा है वो संबंधों में दरार का विषय ना बने, एक तरह से यही इशारा ये था। ओके, तो अब ये जो समिट हुई है एससीओ की, उससे दुनिया में काफ़ी इसको लेकर चर्चाएं बढ़ी हैं, और ख़ासतौर पर अमेरिका में। ठीक है, ये जो बातचीत हुई है यहाँ पर नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन, तीन प्रमुख लीडर यहाँ पर मौजूद थे, और तो इस पर अमेरिका में भी काफ़ी बहस हो रही है। अमेरिका में इसको, अमेरिकी मीडिया में ये जो समिट है और यहाँ जो मौजूदगी हुई उसको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो खराब रिश्ते हो रहे हैं भारत से, उसको जोड़ कर देखा जा रहा है। ठीक है, और इसके अलावा इतना ही नहीं, अमेरिकी मीडिया भारत को आगाह भी कर रहा है, कह रहा है कि ये ठीक नहीं है। ओके, तो ये सब चीज़ें, एक खास चीज़ और रही है, ट्रंप के सलाहकार हैं पीटर नवारो, आजकल बहुत चर्चा में हैं, बहुत ज्ञान देते हैं भारत को लेकर, भारत को निशाने पर रखते हैं। तो उन्होंने फॉक्स न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी महान नेता हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि पुतिन और शी जिनपिंग से करीबी क्यों बढ़ा रहे हैं, वह भी तब जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। कई सारे और भी बातें कहीं कि फ़ायदा जो है ना वो तेल, मतलब भारत जो तेल खरीद रहा है रशिया से, उसका फ़ायदा भारत के ब्राह्मण उठा रहे हैं, और वगैरह वगैरह कई सारी बातें उन्होंने कही हैं। ठीक है, तो ये जो नवारो हैं वो काफ़ी चर्चा में रहे हैं। तो ये एक तरह से ये जो मुलाकात हुई है ना, इससे जो है उसका जो दर्द है वो दुनिया के तमाम देशों में, ख़ासतौर पर जो पश्चिम के देश हैं उनमें देखा जा रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन कब होगा, जिसमें रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत की यात्रा करेंगे? तो कब होगा?
दिसंबर 2025 में ये आयोजन होना है। ठीक है, तो अभी जो समिट हुई ना एससीओ समिट, उसमें इस बात को लेकर पूरी तरह से मुहर भी लग गई है। और इससे पहले भी उन देशों ने जो है ना, यानी रूस ने यह ऐलान किया हुआ था कि दिसंबर में पुतिन जो है ना वो भारत की यात्रा करेंगे, जो 23वां भारत रूस शिखर सम्मेलन है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, किस देश को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की अध्यक्षता मिली है वर्ष 2025-26 के लिए? अभी तक चीन था, चीन में हो गई समिट, उसके बाद किसको दे दिया गया अध्यक्षता, यानी प्रेसिडेंसी किसको दी गई है? ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा? किर्गिस्तान होगा। ठीक है, किर्गिस्तान को यह अध्यक्षता मिली है और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान को इस अध्यक्षता के लिए बधाई भी दी है। एक बार किर्गिस्तान देख लेते हैं। अभी मैंने मैप के ज़रिए बताया था एससीओ का, जब मैप मैं दिखा रहा था उस दौरान, लेकिन फिर से किर्गिस्तान एक बार देख लेते हैं। तो ये तो एससीओ जो देश हैं तमाम, उसमें जो किर्गिस्तान है ना वो ये वाला हो रहा। ठीक है, ये जो देश है ये है किर्गिस्तान। इसकी राजधानी है बिश्केक। ठीक है, राष्ट्रपति हैं सादिर जपारोव। मुद्रा यहाँ पर चलती है किर्गिस्तानी सोम। आबादी तकरीबन 75 लाख के आसपास है। और पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो ये है कजाकिस्तान, चाइना, ये ताजिकिस्तान हो गया और इधर ये उज्बेकिस्तान हो गया। ठीक है, तो ये एससीओ से रिलेटेड पूरे टॉपिक रहे। इसका पीडीएफ भी इस डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हैं, या फिर शार्प लर्निंग ऐप पर जो फ्री वाला कंटेंट है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। डेली का पीडीएफ तो वहाँ मिलेगा, लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, सबकी, तो उसके लिए मेंबरशिप लेना होता है। वहाँ पर पेड कोर्सेज में मेंबरशिप अवेलेबल है। तो उसमें क्या होता है ना, पिछले 2 सालों के करंट अफेयर्स के कंटेंट मिल जाते हैं और अगले 1 साल तक यानी 365 दिनों तक अपडेट भी मिलता रहता है। उसमें टेस्ट मिलता है आपको, पीडीएफ मिलता है, वीडियो भी मिल जाते हैं, ये सब कुछ मिलता है और बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, भारत ने वैश्विक भूखमरी से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी को फोर्टिफाइड चावल आपूर्ति के लिए एक आशय पत्र यानी लेटर ऑफ इंटेंट पर साइन किया है भारत ने? आंसर क्या होगा इसका? WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, हिंदी में कहेंगे विश्व खाद्य कार्यक्रम। ठीक है, और ये न्यूज़ देख रहे हैं द हिंदू का जो बिजनेस लाइन है न्यूज़पेपर, उसी में। ठीक है, तो भारत जो है ना वो दुनिया भर में जो भूखमरी की स्थिति है उसको कम करने की दिशा में मदद करने जा रहा है। और फोर्टिफाइड चावल जो भारत से है ना, फोर्टिफाइड चावल का मतलब क्या हुआ? उसमें बहुत सारे विटामिन, न्यूट्रिशंस जो है ना वो ऐड कर दिए जाते हैं चावल में, ताकि जब चावल को पकाकर खाया जाए तो न्यूट्रिशंस जो है ना वो मिल जाए पूरे तरीके से। ठीक है, तो भारत ने ये इम्पॉर्टेंट पहल की है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कार्बन उत्सर्जन व्यापार व्यवस्था यानी कार्बन ट्रेडिंग को सक्षम करने के लिए या उसको बढ़ावा देने के लिए प्राधिकरण का गठन किया है। तो इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है NDA, नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण। ठीक है, तो 21 सदस्यीय ये प्राधिकरण होगा और इसकी स्थापना की गई है और इसकी अध्यक्षता पर्यावरण सचिव के द्वारा किया जाएगा। और ये एजेंसी पेरिस जलवायु जो समझौता था उसके अनुच्छेद 6 में जो चर्चा है कि कार्बन ट्रेडिंग की, तो उन सबको जो ना उसके पूरे तंत्र को बढ़ावा देने का ये काम करेगा। ठीक है, कार्बन ट्रेडिंग होता क्या है? जैसे कोई इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रही है, ठीक है, और कुछ इंडस्ट्री है जो बहुत कम पॉल्यूशन फैला रही है। ओके, तो जितना फैलाना चाहिए उससे भी कम कर लिया अपने आप को। तो ऐसे में क्या होगा, जो ज़्यादा फैला रही है उसको कार्बन जो है ना वो क्रेडिट खरीदना होगा। ओके, ताकि जो प्रदूषण ज़्यादा कर रहा है उसकी वजह से जो पर्यावरण में जो वार्मिंग की स्थिति हो रही है ना, ग्लोबल वार्मिंग का जो जिम्मेदार है, तो उसको खरीदना पड़ता है, ताकि ये हो गया कार्बन ट्रेडिंग। ओके, तो इससे क्या होगा, जो प्रदूषण नहीं फैला रहे हैं उनको कुछ रकम मिल जाती है और जो प्रदूषण फैला रहे हैं वो एक तरह से उसका हर्जाना देते हैं। तो एक तरह से बैलेंस करने की कोशिश ये होती है। तो ये अथॉरिटी जो है ना वो महत्वपूर्ण है
ये परियोजनाओं का मूल्यांकन करेगी, अनुमोदन करेगी, ये है, ठीक है, और डिसीजन वगैरह लिया करेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, ये कुछ पॉइंट्स मैंने दिए हैं और पीडीएफ में भी मैंने ये सारी चीज़ें पॉइंट आउट की हुई हैं। ओके, और आपको पता होगा कि भारत जो है ना वो 2070 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन का टारगेट रखा हुआ है। यानी भारत ने ये ऐलान किया हुआ है कि 2070 तक हम क्या करेंगे, उतना ही हम कार्बन का उत्सर्जन करेंगे जितना हमारे जो प्रकृति है, भारत के अंदर जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो उसको सोख सकें, ठीक है। तो उतना ही हम उत्सर्जन करेंगे। यानी ऐसी स्थिति ना हो कि उत्सर्जन इतना कर दें कि जिससे कि हमारा जो पर्यावरण है उसको बैलेंस ना कर पाए। यहाँ तक चीज़ें ये तय की गई हैं। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों पसंद आ रहा होगा आपको तो लाइक बटन दबाइए, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर लें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो लेकिन रेगुलर देखते हो। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रेन यानी दिमाग को खाने वाला अमीबा, उसका संक्रमण का दुर्लभ मामले कहाँ पर पाए गए हैं? केरल में पाए गए हैं, ये तो मैंने बता दिया। लेकिन इस अमीबा का नाम क्या है? ये नाम पूछा जा सकता है। ये नाम क्या है? आंसर क्या होगा? आंसर है नेग्लेरिया फाउलेरी, ठीक है, नेग्लेरिया फाउलेरी। तो ये जो है ना, और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं आप कि 3 नए केस देखे गए हैं और अभी अगस्त में ये देखे गए हैं। ओके, कोझिकोड में देखा गया है। तो ये सब मामला है और अगस्त में मामले बढ़े हैं। नए केस जो है ना वो देखने को मिले हैं कोझिकोड में और मलप्पुरम में, केरल के। 9 साल की बच्ची को, 3 महीने के शिशु और एक वयस्क है, उन सब का इलाज चल रहा है। और ये पता चला है कि जो कुएं हैं, जल स्रोत हैं, उन सब से ये जो है ना वो अमीबा लोगों तक पहुंचा है, इन सब तक। अब क्या है ये अमीबा, क्या करता है? ये दुर्लभ लेकिन हमेशा घातक ये ब्रेन संक्रमण है दिमाग का, ठीक है। एक अमीबा है और उसका नाम क्या है? नेग्लेरिया फाउलेरी, ठीक है, नेग्लेरिया फाउलेरी। ये क्या है ना, वो नाक के रास्ते से चला जाता है दिमाग में और फिर ये अमीबा दिमाग की कोशिकाओं को खाने लगता है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? आमतौर पर ताज़े पानी, जैसे तालाब हो गया, झील, नदी, गर्म जलाशय, कम क्लोरीन युक्त जो स्विमिंग पूल है वहाँ पर पाया जाता है और नाक के ज़रिए प्रवेश करता है और ये इधर से होते हुए मस्तिष्क तक, दिमाग तक पहुँच जाता है, ऊतकों को नष्ट करता है। ये पानी पीने से नहीं होता या निगल लेने से कुछ नहीं होता है, लेकिन नाक से जब लेते हैं तो उसके ज़रिए वो संक्रमण जो है ना वो फैलता है। और ये जैसे डॉक्टर जो है इंगित भी कर रहे हैं कि यहाँ पर उसने नुकसान पहुँचाया है अमीबा ने। लक्षण क्या है? आमतौर पर संक्रमण जो है ना, इन्फेक्शन हुए 1 से 12 दिन के बीच में दिखने लगता है। सिर दर्द, बुखार, मितली, उल्टी, ये सब, गर्दन में अकड़ हो जाना, भ्रम। तो ये केरल में पाया गया। बाकी देश के बाकी जगहों पर इसके मामले न के बराबर हैं, नहीं ही हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। डीआरडीओ ने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम यानी IADWS, इसका पहला उड़ान परीक्षण कहाँ पर किया? तो ओडिशा के तट पर किया है। कब हुआ? तो 23 अगस्त को ये किया गया है, जो आप देख रहे हैं इस तरह से वीडियो। और आपको देखूँ कि ये ड्रोन है और यहाँ से लॉन्चिंग होगी और वो ड्रोन को मार गिराएगा। ये लॉन्चिंग हो गई और फिर ड्रोन जो इन पर हिट हो जाएगा। तो ये क्यों ज़रूरत पड़ी है? अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ पाकिस्तान के साथ, जो संक्षिप्त युद्ध कहिए, तो उस दौरान जो अटैक हुए वहाँ से ड्रोन के, भारत ने ज़्यादातर को तो मार गिराया, लेकिन भारत को इंडिजिनस अपना इस तरह के सिस्टम चाहिए था, तो उसकी टेस्टिंग ये की गई है, ठीक है। कम दूरी की है, 300 मीटर से 6 किलोमीटर की दूरी को लेकर ये है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात रही, रणनीतिक महत्व काफ़ी ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर क्षमता वाली मिसाइल
अग्नि 5 का सफल परीक्षण इंडियन आर्म फोर्सेस के किस कमांड ने किया है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इस तरह के आ चुके हैं एग्जामिनेशंस में। आंसर क्या होगा? स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। ठीक है, तो यहाँ द हिंदू में न्यूज़ है और इसमें यहाँ पर इसने पॉइंट आउट भी किया हुआ है। किसने किया? तो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने किया है। ओके, 20 अगस्त को उड़ीसा के चांदपुर में जो इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज है वहाँ पर ये टेस्ट किया गया है। ये मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 5, उसका सफल परीक्षण किया गया है। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ICBM है, और रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ये सारा कुछ जो टेस्टिंग किया गया है वो इसी के द्वारा किया गया है, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के द्वारा किया गया है। इसकी रेंज कितनी है? तो है रेंज है इसकी 5000 से 5500 किलोमीटर, इतनी मार कर सकता है। और मैक 25 इतनी स्पीड से जा सकता है, 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी दिल्ली से बीजिंग अगर जाना है तो मात्र 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा। डिज़ाइन इसका DRDO ने किया है और उत्पादन भारत डायनामिक्स लिमिटेड ये कर रहा है। ठीक है, और इस मिसाइल का इस्तेमाल का कंट्रोल जो है ना वो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के पास में है। और ये बहुत ही ख़ास ये मिसाइल है। ख़ास क्यों मिसाइल है? ये जब लॉन्च होगा ना तो पहले अंतरिक्ष में, देखिए 2 तरह की मिसाइलें होती हैं आमतौर पे, एक होती है बैलिस्टिक और एक होता है क्रूज मिसाइल। ठीक है, तो बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है ना वो, जैसे ये पृथ्वी है मान लीजिए ऐसे, ठीक है, ऐसे पृथ्वी है, अर्थ हो गया, ये अर्थ की सतह है ये। तो क्रूज मिसाइल जो है ना वो लॉन्च होगा तो ये इस तरह से चलेगा, यहाँ पृथ्वी की सतह से थोड़ी सी दूर ऊंचाई पर। और जो बैलिस्टिक मिसाइल है ना अग्नि 5 जैसा, ये जब उड़ेगा तो सीधे अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा। अंतरिक्ष में पहुंच गया जहाँ पर सैटेलाइट वगैरह रहते हैं। अब यहाँ से वहाँ रहेगा कुछ देर और उसके बाद उससे जहाँ पर गिरना है, मान लीजिए यहाँ आना है, किसी देश के अलग अलग जगहों पर गिरना है। इसमें खास बात है कि ये एक साथ कई सारे जगहों पर हथियार गिरा सकता है, इसमें बहुत सारे वेपन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब अंतरिक्ष में है तो इसे तो पता नहीं है, और इतनी तेज़ी से मैक 24 की स्पीड से जब गिरेगा और एक साथ कई जगहों पर गिरेगा, इसमें जो इसके वॉरहेड में जो लगे हुए हैं कई सारे जो हथियार हैं वो, तो इसका पता लगाना एक तरह से संभव नहीं है अभी इस वक्त। इतनी स्पीड से अंतरिक्ष से कोई चीज़ आए और उसको रोक लेना संभव ही नहीं है। ठीक है, और एक साथ कई जगहों पर गिरेगा, उसके कई सारे हिस्से होंगे तो कंट्रोल ही मुश्किल हो जाएगा इसका। अब बात कर लेते हैं हम लोग स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की, जिसकी चर्चा ये इस क्वेश्चन में मैंने किया है। इसका गठन जो है ना वो 4 जनवरी 2003 को किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा। और ये इंडियन आर्म फोर्सेस यानी तीनों आ गया। जब हम इंडियन आर्म फोर्सेस कहते हैं ना तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों की बात करते हैं। तीनों का एक कमांड है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। इसको कभी कभी स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड भी कहा जाता है। और ये भारत के जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी जो है ना NCA, उसका एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का एक हिस्सा है। और ये देश के नॉन स्ट्रेटेजिक और स्ट्रेटेजिक जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसका भंडारण, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसको लॉन्चिंग, इन सब का काम ये पूरा का पूरा यही करता है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये देख लीजिए कितना भारी रेंज है इसका। ओके, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 30 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे। वैश्विक शांति सूचकांक यानी GPI यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 115 रैंक है। पिछले साल 2024 में भारत की रैंक 116वीं थी और इस बार 115वीं रैंक हम लोग ये देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन कि इस सूचकांक में सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? क्या नाम है उसका? आइसलैंड है सबसे शांतिपूर्ण। और ये कौन जारी करता है? ये जो रिपोर्ट है वो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEEP उसके द्वारा जारी किया जाता है। ये रिपोर्ट जारी की जाती है।
तो पूरी लिस्ट भी देख लीजिए। आइसलैंड सबसे ज़्यादा है शांतिपूर्ण, फिर है आयरलैंड दूसरे स्थान पर है, फिर तीसरा स्थान पर न्यूजीलैंड है, चौथे पर ऑस्ट्रिया है, पाँचवें पे स्विट्ज़रलैंड है, छठे पे सिंगापुर है, फिर पुर्तगाल है, आठवें पे डेनमार्क है, नौवें पे स्लोवेनिया है और 10th स्थान है फिनलैंड का। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशंस के लिए। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और कोई सवाल हो आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी टीम सारे सवालों को मेरे पास लेके आती है, उसका जवाब मैं दूंगा। ओके, और कल भी देखिएगा ज़रूर। बाय।